Good afternoon, everyone. Where are the others? Only 5 of you? चलो यूनिट 2 का सिलेबस बताओ क्या है? किस किस को याद है? क्या टॉपिक्स हैं आपके यूनिट 2 में? Functions, very good. So this is your unit 2 for PHP, that is Dynamic Web Designing. So Dynamic Web Designing जो आपका सब्जेक्ट है, इसमें हमारे पास है functions and working with
फॉर्म्स, ठीक है। सो फंक्शंस एंड वर्किंग विद फॉर्म्स में आपको क्या करना है, आपने फंक्शंस कैसे बनाने हैं, ठीक है। फंक्शन में बाय वैल्यू बाय रेफरेंस क्या होता है, पीएचपी एरर्स क्या होते हैं, वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस, वो क्या होते हैं। एंड वर्किंग विद फॉर्म्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है टू डिफरेंशिएट बिटवीन गेट एंड पोस्ट, और कैसे आप कुकीज एंड सेशन वेरिएबल्स को यूज करते हो, व्हाट आर क्वेरी स्ट्रिंग्स, ठीक है। एप्लीकेशन की स्टेट कैसे चेक कर सकते हैं, और हिडन फील्ड्स क्या होते हैं। सो ये सारा आपका यूनिट 2 के अंदर आ जाता है। तो सबसे पहले हम इसमें शुरू करते हैं विथ पीएचपी फंक्शंस, ठीक है। ये फाइल मैंने ऑलरेडी आपको नोट्स में भेज दी हुई है, ठीक है। सो फंक्शंस एंड स्ट्रिंग्स इन पीएचपी। तो आप फंक्शन बनाते कैसे हो, जैसे हर लैंग्वेज में होता है, यहाँ पे भी फंक्शन इज अ नेम्ड ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स which is executed when your function is called. So a function is an independent named block of code that is used to perform a specific task, right? A function is called, तो वो एग्जीक्यूट होता है, जब तक हम उसको कॉल नहीं करेंगे वो एग्जीक्यूट भी नहीं होगा। पीएचपी में फंक्शन बनाने का सिंटेक्स क्या होता है कि आप फंक्शन कीवर्ड लिखते हो। सो आपको फंक्शन कीवर्ड लिखना है और फिर फंक्शन का नाम लिखना है। ये एफ कैपिटल है बट कैपिटल नहीं है, इट्स फंक्शन कीवर्ड इज ऑल स्मॉल। देन यू गिव वॉट एवर नेम शुड बी अ वैलिड आइडेंटिफायर, एंड कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम स्टेटमेंट्स लिखते हैं जो एग्जीक्यूट होंगे जब आपका फंक्शन कॉल होगा, ठीक है। फंक्शन को हम पैरामीटर्स भी पास कर सकते हैं। जो चीज कॉल के टाइम पे भेजी जाती हैं, जो वैल्यूज कॉल के टाइम पे भेजी जाती हैं, उन्हें आर्ग्यूमेंट्स या एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स कहते हैं, और जो फंक्शन डेफिनेशन के टाइम पे रिसीव होती है उन्हें पैरामीटर्स या फिर फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स कहते हैं। ये सब कंसेप्ट सेम है, आपने सी में भी पढ़ा था, जावा में भी पढ़ा था, पाइथन में भी पढ़ा था। सिर्फ फंक्शन में यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है, सिंटेक्स, ठीक है। बाकी वही चीज है जो आप दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कर चुके हो। देयर इज नथिंग न्यू इन फंक्शंस ओवर हियर, ठीक है। सो पीएचपी फंक्शन अलाउज अस टू पास डिफॉल्ट वैल्यूज आल्सो, जैसे डिफॉल्ट पैरामीटर्स हम जावा में लेते हैं, पाइथन में लेते हैं, वैसे डिफॉल्ट पैरामीटर पीएचपी में भी ले सकते हैं। डिफॉल्ट पैरामीटर का मतलब क्या है कि आपने यहाँ पर एक फंक्शन बनाया और हमने कौन सा एग्जाम्पल किया था, ग्रेटेस्ट वाला, है ना। आपने क्या ले लिया, $a, $b, $c इज इक्वल टू 0, और इसके अंदर फिर आपने कोड लगा दिया कि इफ $a इज ग्रेटर देन $b एंड ये वाला आएगा $b ग्रेटर देन $c, सो रिटर्न $a एंड ऑल। तो वो कोड नॉर्मल ही रहेगा जैसे होता है, बस इसमें क्या होगा, अगर दो वैल्यूज भेजी जाएंगी तो वो a और b में आ जाएंगी, c को वो बाय डिफॉल्ट 0 ले लेगा, ठीक है। और अगर तीन वैल्यूज भेजी जाएंगी तो तीनों में अलग अलग वैल्यूज आएंगी, ये 0 ओवरराइट हो जाएगा। एंड डिफॉल्ट वैल्यूज हमेशा राइट मोस्ट वैल्यू से हम देनी शुरू करते हैं। तो राइट वाले को डिफॉल्ट दोगे, फिर उससे पीछे वाले को, उससे पीछे वाले को, कभी ऐसा नहीं होता कि हम बीच में डिफॉल्ट देते हैं। सो जिस जगह पर आपने एक डिफॉल्ट वैल्यू दी, उसके राइट में जितने भी हैं सबको डिफॉल्ट वैल्यू आपको देनी पड़ेगी, ठीक है। PHP function can return a value as all functions return in every language, ठीक है। तो यहाँ पे भी रिटर्न कर सकते हैं, और रिटर्न करने के लिए जो कीवर्ड यूज होता है उसका नाम भी क्या है, रिटर्न। सो रिटर्न कीवर्ड जो है दैट इज यूज टू रिटर्न अ वैल्यू फ्रॉम द फंक्शन। आपके एक फंक्शन में कितनी भी रिटर्न स्टेटमेंट्स हो सकते हैं, आई कैन हैव एनी नंबर ऑफ रिटर्न स्टेटमेंट्स, बट एग्जीक्यूट सिर्फ एक ही होती है, ठीक है। सो रिटर्न स्टेटमेंट्स कितनी भी हो सकती हैं बट एग्जीक्यूट सिर्फ एक ही होती है, और जैसे ही वो एग्जीक्यूट होती है फंक्शन वहीं पर खत्म हो जाता है, आगे चलता ही नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया बेसिक फंक्शन कैसे बनता है, ठीक है। अब बारी आती है डिफरेंस बिटवीन कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। इसमें हमने देखा क्वेश्चन आया हुआ, ठीक है। सो कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस, मुझे बताओ पहले तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस? क्या समझते हो आप इससे, क्या डिफरेंस होता है फंक्शंस में इसके बेसिस पे? बताइए। नहीं, टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट में जरूरत नहीं होती विशिष्ट, नॉर्मल आर्ग्यूमेंट के आगे इक्वल टू करके वैल्यू दे सकते हो ना।
सो इसमें क्या होता है कि जो कॉल बाय वैल्यू है आपका, ठीक है, कॉल बाय वैल्यू के केस में आपकी जो वैल्यू है वो कॉपी होती है पैरामीटर में। हाँ, सो वैल्यू कॉपी होती है आपकी पैरामीटर में, ठीक है, और जो भी चेंजेस हम करते हैं वो वापस रिफ्लेक्ट नहीं होते हैं। सो दे आर नॉट रिफ्लेक्टेड बैक, ठीक है। तो लिखने को तो आप इसमें ऐसे ये डिफरेंस जो है लिख दोगे, ठीक है, कि अ कॉपी ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू इज पास्ड। इसमें क्या होता है, रेफरेंस क्रिएट होता है। एक्चुअल एंड फॉर्मल पैरामीटर्स ऑक्यूपाई सेपरेट मेमोरी लोकेशन, दोनों की मेमोरी अपनी अलग अलग होती है। इसमें दोनों सेम ही मेमोरी को रेफर कर रहे होते हैं, इसलिए जब आप चेंज करते हो तो वो चेंज वापस रिफ्लेक्ट होता है। चेंजेस विद इन द फंक्शन डू नॉट अफेक्ट द ओरिजिनल वेरिएबल आउटसाइड द फंक्शन, और इसमें क्या होता है, रिफ्लेक्ट होता है। इसमें नॉर्मल सिंटेक्स होता है। इसमें बस आप क्या करते हो, जब आप रिसीव करते हो पैरामीटर को तो उसके आगे एम्परसेंड लगा देते हो। एम्परसेंड साइन को हम द रेफरेंस ऑपरेटर कहते हैं। ये तरीका C++ वाला है, वो अलग बात है, आप लोगों ने C++ नहीं करी क्योंकि आपके सिलेबस में सीधा जावा था, ठीक है। बट अदरवाइज यहाँ पर कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस का मतलब क्या है कि अगर आप यहाँ पर एक फंक्शन बना रहे हो जिसका नाम है स्वैप, ठीक है, टू स्वैप टू वेरिएबल्स, तो आपने यहाँ पर ए लिया और बी लिया। अब इसके अंदर अगर आप एक लेबी लेते हो सी और उसमें आपने ए को पुट कर दिया, यहाँ ए में आपने बी को पुट कर दिया और बी में आपने सी को पुट कर दिया, और आप ये सोचोगे कि जहां से आप इसको कॉल कर रहे हो, मान लो यहाँ पर आपने लिया P इज इक्वल टू 20, Q इज इक्वल टू 45 और आप कॉल करते हो स्वैप P कॉमा Q। सो क्या होगा, इसमें P की वैल्यू A में कॉपी हो जाएगी, Q की वैल्यू B में कॉपी हो जाएगी। चेंजेस होंगे लेकिन किस में होंगे, ये P है आपका, ये Q है, तो यहाँ पर A को अलग मेमोरी एलोकेट होगी, उसमें 20 कॉपी हो जाएगा। इसमें अलग मेमोरी एलोकेट होगी, उसमें 45 कॉपी हो जाएगा। देन सी के अंदर 20 आ गया, यहाँ 45 हो गया, 45 में 20 आ गया। तो चेंजेस तो हुए लेकिन वो चेंजेस किस में हुए, ए और बी में, उसका कोई भी इफेक्ट पी और क्यू पे नहीं हुआ, ठीक है। दिस इज कॉल बाय वैल्यू। कॉल बाय रेफरेंस में क्या डिफरेंस आ जाता है, बस आप इसके सामने ऐसे डॉलर का साइन लगा देते हो, ऐसे डॉलर नहीं सॉरी एम्परसेंट साइन लगा देते हो। उसका मतलब है कि ये एक नॉर्मल वेरिएबल नहीं है, ये एक रेफरेंस है। आगे के कोड में कोई चेंज नहीं है, आगे बिल्कुल वैसे ही लिख रहे हैं हम जैसे पहले लिख रहे थे। देयर इज नो डिफरेंस एट ऑल, ठीक है। यहां पर भी आपने सेम ऐसे ही क्रिएट किया। अब होता क्या है इस कॉल में कि रेफरेंस क्या कहता है कि जो भी चीज यहां से पास हो रही है, सो यहां पे आपके पास P और Q बने, उसमें वैल्यू भी आई, सो ये एम्परसेंड लगाने से वो ए को न्यू मेमोरी एलोकेट नहीं करता, इसी का ही नाम ए बन जाता है। इस एम्परसेंड लगाने से बी को न्यू मेमोरी एलोकेट नहीं होती, उसी लोकेशन का नाम बी पड़ जाता है। अब सी में आपके पास वैल्यू आई जो ए में है, मतलब 20, फिर आपने ए में डाल दिया बी को, मतलब 45 यहाँ चला गया, फिर यहाँ 20 पुट कर दिया, तो चेंजेस रिफ्लेक्ट होंगे क्योंकि फ्रेश मेमोरी एलोकेट ही नहीं हो रही है, उसी मेमोरी को ही हमने अलग नाम दे दिए। सो विद द हेल्प ऑफ एम्परसेंड साइन, जिसका नाम ही है द रेफरेंस ऑपरेटर, सो इट्स बेसिकली giving an alias, you can say giving an alias or a nickname to your variable. So आप एक alias या nickname दे रहे हो जिसकी हेल्प से हम उसको रेफर कर सकते हैं। इज दैट क्लियर, ठीक है। सो दिस इज योर कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस। यही एग्जाम्पल आप बना सकते हो या आपको नॉर्मल कोई एग्जाम्पल देना है तो वो भी दे सकते हो। ये हमारा घिसा पिटा प्रोग्राम फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर यूजिंग रिकर्शन। इन्होंने खैर अभी फैक्टोरियल नहीं निकाला है, इन्होंने इस सुपर वाले में सिर्फ प्रिंट किया है, यहां पर निकाल रहा है फैक्टोरियल अगले एग्जाम्पल में। सो रिकर्शन का मतलब क्या होता है, सो दिस इज योर कोड फॉर फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर यूजिंग रिकर्शन। बट व्हाट डू वी मीन बाय रिकर्शन, ये सेम हमने अभी पाइथन में भी किया था, है ना। वी हैव डन द सेम थिंग इन पाइथन। सो रिकर्शन इज व्हेन अ फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ। तो आपके पास बेनिफिट तो ये है कि अभी आप पाइथन का पेपर दे चुके हो और आप ये सारे टॉपिक्स पढ़ चुके हो, बस आपको इसके सिंटेक्स के अकॉर्डिंगली लिखना है, बाकी
कंसेप्ट में कोई डिफरेंस नहीं है. सो व्हेन अ फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ एंड देयर मस्ट बी अ terminating condition to stop recursion. सो कहीं पे जाकर तो रिकर्शन रुकनी चाहिए. ठीक है. फिर आपसे पूछ सकते हैं डिफरेंस बिटवीन लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल्स. तो जो वेरिएबल्स फंक्शन के अंदर डिक्लेयर होते हैं वो लोकल है, जो सारे फंक्शंस के बाहर डिक्लेयर होते हैं वो ग्लोबल है. लोकल का स्कोप क्या होता है? ओनली द फंक्शन वेयर इट इज डिफाइंड. जिस फंक्शन के अंदर डिफाइन किया गया है उसी के अंदर यूज हो सकता है, उसके बाहर आप उसे यूज नहीं कर सकते. ग्लोबल कैन बी यूज एनीवेयर. उसका स्कोप क्या है कि वो कहीं पे भी यूज हो सकता है. ठीक है. लाइफ टाइम ऑफ लोकल वेरिएबल इज from the starting of the function to the end of the function. ठीक है. लाइफ टाइम ऑफ ग्लोबल वेरिएबल इज फ्रॉम द स्टार्टिंग. देखो इसमें स्टार्टिंग ऑफ द प्रोग्राम तो होता नहीं. जब एक बार आपके पास रिक्वेस्ट आई है जब तक रिस्पॉन्स नहीं जाता, क्योंकि ये तो क्लाइंट सर्वर बेस्ड आर्किटेक्चर है. जब पीएचपी का पेज एग्जीक्यूट होना शुरू हुआ, जब तक वो पेज खत्म नहीं होता, तो ड्यूरिंग द पेज उसका लाइफ टाइम रहेगा. ठीक है. ये एक डिफरेंट चीज है, मतलब ये पाइथन में भी था बट आपके सिलेबस में नहीं है. दिस इज कॉल्ड वेरिएबल पैरामीटर्स. ठीक है. इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि हम एक फंक्शन बना रहे हैं, हम उसमें दे देते हैं 2 पैरामीटर. कभी एक फंक्शन में हमने दे दिए 4 पैरामीटर. अब आप एक ऐसा फंक्शन बनाना चाहते हो जहां पे ये फिक्स्ड ही नहीं है कि कितने पैरामीटर्स होंगे. ठीक है. सो अ फंक्शन में रिक्वायर अ वेरिएबल नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स इंस्टेड ऑफ हैविंग अ फिक्स नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स. मेरे को नहीं पता 2 वैल्यू भेजनी है या 5 भेजनी है, वी डोंट नो. सो पीएचपी में वो सपोर्ट करता है वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट्स को. कैसे सपोर्ट करता है, उसके लिए क्या किया जाएगा, दैट इज व्हाट यू आर गोइंग टू सी. ठीक है. ये तो आपका रिटर्न वाला हो गया कि आपकी रिटर्न क्या हो रहा है. सो वी हैव फंक्शन गेट आर्ग्स. इट रिटर्न्स एन एरे कंटेनिंग ऑल पैरामीटर्स पास टू द फंक्शन. ठीक है. सो ये एक फंक्शन होता है. ये क्या करता है, हमें सारे के सारे पैरामीटर्स जो भी फंक्शन में पास किए गए हैं उसको एज एन एरे रिटर्न करता है. अगर आपको देखना है कितने वैल्यूज हैं जो रिटर्न हुई, मतलब कितने वैल्यूज हैं जो पैरामीटर में पास हुई हैं, उसके नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स देखने हैं, तो फंक्शन अंडरस्कोर नम अंडरस्कोर आर्ग्स फंक्शन को हम यूज कर सकते हैं. ठीक है. और अगर आपको किसी स्पेसिफिक आर्ग्यूमेंट को फेच करना है तो आप फंक्शन गेट आर्ग्यूमेंट को कॉल कर सकते हो एंड यू कैन पास द नंबर. सो इसका एग्जाम्पल देखते हैं तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा. इन्होंने एग्जाम्पल इस नोट्स में नहीं दिया हुआ, but I'll show you an example of variable arguments. ठीक है. ये आपका, बिफोर वी गो टू दैट, जब तक मैं वो एग्जाम्पल लिखती हूँ तब तक आप इस पेज को पढ़ो कि इन फंक्शंस का क्या पर्पस होता है. echo print unset is set empty. What is the use of these functions? ठीक है. और जो आपका वेरिएबल लेंथ वाला है उसका अगर मुझे कोड लिखना है तो वो कोड इस तरह से लिखा जाता है. मान लो आप एक फंक्शन बनाना चाहते हो जिसमें यू हैव टू फाइंड सम ऑफ एलिमेंट्स, लेकिन मुझे नहीं पता कि कितने वेरिएबल्स आएंगे. तो आप डॉट 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 3 डॉट्स लगाओगे और उसके बाद आप वेरिएबल का कुछ भी नाम दे सकते हो, जैसे कि आपने नंबर्स दे दिया. तो जितने भी पैरामीटर्स हैं वो इसमें रिसीव होंगे. अब इनमें से आप किसी फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हो. ठीक है. लाइक फंक्शन गेट आर्ग्यूमेंट, इससे आपके सारे के सारे आर्ग्यूमेंट्स एक एरे में आ जाएंगे. इससे आपके पास उसकी लेंथ आ जाएगी. तो आप इनको भी कॉल कर सकते हो. अगर आप इनको कॉल नहीं करना चाहते हो तो आपके पास
PHP provides you your for each loop, क्योंकि ये भी एक तरह से एरे ही होता है. सो फॉर ईच, यहां पर आप इस वेरिएबल का नाम लिखोगे जो आपने इधर लिया है, और एज करके आप जो भी वेरिएबल का नाम देना चाहो वो आपकी मर्जी है. अब ये लूप उतनी बार चलेगा जितने आर्ग्यूमेंट्स आपको पास हुए होंगे, मतलब जितने आर्ग्यूमेंट्स इसमें रिसीव हुए होंगे. अगर आपने 4 पास किए हैं तो ये लूप 4 बार चलेगा. अब इस लूप के अंदर आप जो करना चाहो वो कर सकते हो. आपको प्रिंट कराना है तो आप एको नम कर सकते हो. आपको ऐड कराना है तो आपको इनिशियली एक वेरिएबल लेना पड़ेगा जिसमें 0 होगा, और फिर आप उसके अंदर इस नंबर को ऐड करा सकते हो. सो दैट डिपेंड्स व्हाट यू वांट टू डू. ठीक है. सो ये होता है वेरिएबल लेंथ. अब इस सम को आप 2 वैल्यूज भेज के भी कॉल कर सकते हो, 3 वैल्यूज भेज के भी कॉल कर सकते हो, 5 वैल्यूज भेज के भी कॉल कर सकते हो. इट कैन वर्क फॉर एनी नंबर ऑफ वैल्यूज. ठीक है. सो ये कैसे भी काम कर सकता है. हाँ, वो सब ग्लोबल होते हैं जो नॉर्मल स्क्रिप्ट में डिफाइंड होते हैं. ठीक है. ये करने की जरूरत नहीं है, बट एनोनॉमस फंक्शंस वो होते हैं जिनका नाम ही नहीं होता. ठीक है. सो वी डोंट हैव टू डू दैट. स्ट्रिंग्स आप यूज करते हो. स्ट्रिंग्स तो हमें पता है कि हम सिंगल कोट्स में लिख सकते हैं, डबल कोट्स में लिख सकते हैं. बोथ वेज इट इज गोइंग टू टेक इट एज अ स्ट्रिंग. फिर आपके पास इसमें स्पेशल एस्केप सीक्वेंसेस होती हैं. तो एस्केप सीक्वेंसेस हैं ये, जिन्हें हम स्पेशल कैरेक्टर्स कहते हैं. हमने पाइथन में भी पढ़ा था कि बैकस्लैश, डबल कोट्स, बैकस्लैश एन, बैकस्लैश टी जो ज्यादातर यूज होते हैं. बैकस्लैश प्रिंट करना हो तो 2 बार बैकस्लैश दोगे. डॉलर का साइन प्रिंट करना हो तो बैकस्लैश डॉलर दोगे. ठीक है. ऐसे ही ब्रैकेट्स प्रिंट करनी हो तो आप बैकस्लैश के साथ ब्रैकेट्स भी लगा सकते हो. दैट इज द पर्पस ऑफ योर एस्केप सीक्वेंसेस. ठीक है. प्रिंटिंग के लिए हमारे पास देखो ये सारे फंक्शंस भी अवेलेबल हैं. जैसे कि आपके पास एको है. एको तो प्रिंट करता ही है. आप प्रिंट भी यूज कर सकते हो. फॉर्मेटेड आउटपुट के लिए प्रिंट एफ भी यूज कर सकते हो. प्रिंट आर होता है जो कि कंटेंट ऑफ एरे वगैरह को प्रिंट करता है. और वैर डंप तो बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड तरीके से प्रिंट करता है कि एरे में 0 पोजीशन पे क्या है, 1 पोजीशन पे क्या है, 2 पोजीशन पे क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं. So, इसका डिफरेंस भी हमने कल डिस्कस किया था. प्रिंट आर और वैर डंप का मैंने आपको भेजा भी था, है ना. स्ट्रिंग कंपैरिजन में ये क्वेश्चन भी हमने 2024 के पेपर में था. 24 में ये क्वेश्चन भी था कि प्रिंट आर और वैर डंप में क्या डिफरेंस होता है, और ये भी था कि डबल इक्वल टू और ट्रिपल इक्वल टू में क्या डिफरेंस होता है. ठीक है. इसके अलावा आपके पास ये फंक्शंस भी अवेलेबल हैं जो सी लैंग्वेज में आपने पढ़े हुए हैं. strcmp दैट इज यूज्ड टू कंपेयर टू स्ट्रिंग्स. अगर दोनों स्ट्रिंग्स बिल्कुल सेम है तो ये 0 देगा. सो इफ द टू स्ट्रिंग्स आर इक्वल इट इज गोइंग टू गिव यू 0. और अगर फर्स्ट स्ट्रिंग दूसरे से बड़ी है तो इट इज गोइंग टू गिव यू ग्रेटर देन 0, छोटी है तो लेस देन 0. सो वी गेट इट दिस वे. ठीक है. सो ये हमारे पास स्ट्रिंग कंपेयर हो गया. फिर केस कंपेयर, अगर आपको अपर केस लोअर केस भी चेक करना है और एन भी दे सकते हैं कि सारा नहीं चेक करना, यू हैव टू चेक ओनली फर्स्ट फ्यू कैरेक्टर्स, तो हम वो भी बता सकते हैं. ठीक है. देन आपको सबस्ट्रिंग करना है. एक स्ट्रिंग में से कुछ पार्ट निकालना है तो आप यहाँ पर सबस्ट्रिंग फंक्शन यूज कर सकते हो. अपनी ओरिजिनल स्ट्रिंग बताओगे, स्टार्ट कहाँ से करना है और कितने कैरेक्टर्स हमें पिक करने हैं. सबस्ट्रिंग का मतलब क्या है कि जैसे आपके पास एक स्ट्रिंग है जिसके अंदर है कंप्यूटर. ठीक है. और आपने यहाँ पर क्या लिखा, सब str. आपको ए में से स्टार्टिंग फ्रॉम पोजिशन 3 4 कैरेक्टर्स पिक करने हैं. तो ये क्या उठाएगा, 0 1 2 3 PUTE. सो स्टार्टिंग फ्रॉम पोजिशन 3 इट विल पिक 4 कैरेक्टर्स. आप देख रहे हो ये लेंथ को स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है, मतलब ये ऑप्शनल है. अगर मैंने नहीं दी तो बाय डिफॉल्ट एंड तक जितना भी है वो सारा का सारा पिक कर लेगा. ठीक है. सो इसको सिर्फ एक रीडिंग दे देना, क्योंकि स्ट्रिंग आपके सिलेबस में एज सच नहीं लिखा हुआ, बट स्टिल यू कैन जस्ट गिव इट अ रीडिंग. ठीक है. इसके बाद ये क्वेश्चन भी आपका 2024 में था, सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स कौन से होते हैं. ठीक है. सो सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स आपके बेसिकली यहां से रेफर हो सकते हैं. सो वी हैव गेट, पोस्ट, रिक्वेस्ट, सेशन, कुकी, सर्वर एंड फाइल्स. सो बेसिकली जो ज्यादातर हम यूज करते हैं वो गेट, पोस्ट, सेशन एंड कुकी है. ठीक है. उसके अलावा आपके पास होते हैं रिक्वेस्ट, सर्वर एंड फाइल्स भी. इनको हम यूज कर सकते हैं. सो आपके पास सबसे ज्यादा यूज होने वाले सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स हैं गेट एंड पोस्ट, जिसके थ्रू हमारे पास डेटा आता है.
फिर यहाँ पर आपका पूरा गेट मेथड एक्सप्लेन्ड है. The get method sends the encoded user information appended to the page request. The page and the encoded information are separated by the question mark. So इस तरह से आपका जो डेटा है वो पीछे लग के आता है. Name 1 is equal to value 1 and all. The get method produces a long string that appears in your server log in the browser's location. यहाँ पर आएगा. ठीक है. Get method is restricted to send up to 1024 characters only. Post में ऐसी कोई restriction नहीं होती है. Never use get method if you have password or other sensitive information to be sent. जो आप चाहते हो किसी को ना दिखे उसको कभी भी get से नहीं भेजना चाहिए. Get can't be used to send the binary data like images or Word documents to the server. The data sent by get method can be accessed using query string environment variable as well. क्योंकि query string भी ऐसे ही आती है. फाइल के नाम के पीछे question mark लगाकर हम values दे सकते हैं. और इससे बनता क्या है? Associative array. की हेल्प से आप values को fetch करते हो. Whereas post method transfers information via HTTP header, the information is encoded as described in case of get method and put into a header called query string. The post method does not have any restriction on the data size to be sent. ASCII में पास होता है, बाइनरी में भी पास कर सकते हो. ठीक है. सो ये सारे इसके पोस्ट के फीचर्स हो गए. देन आपके पास रिक्वेस्ट, गेट, पोस्ट, कुकी, सेशन, ये सारे वेरिएबल्स पता होने चाहिए. ये भी आपके पास क्वेश्चन था. एक्सप्लोड हमने कल डिस्कस किया था जब पेपर डिस्कस कर रहे थे. तो एक्सप्लोड में क्या होता है? एक स्ट्रिंग होती है और आप एक सेपरेटर बताते हो. उस स्ट्रिंग में जहां जहां पे सेपरेटर आता है वो उसको एरे में कन्वर्ट कर देता है. इट्स बेसिकली लाइक स्प्लिट इन पाइथन, है ना. स्ट्रिंग्स के साथ पाइथन में भी होता है ना स्प्लिट फंक्शन. तो स्प्लिट फंक्शन में हम बताते हैं कि जहां पे ये सिंबल आए तो पूरी स्ट्रिंग को एक लिस्ट ऑफ वर्ड्स में कन्वर्ट कर दो. सेम इज द केस विद एक्सप्लोड. पूरी स्ट्रिंग को एक एरे ऑफ वर्ड्स में कन्वर्ट कर देता है जहां जहां पे आपका सेपरेटर वाला सिंबल आता है. ठीक है. रेगुलर एक्सप्रेशंस आर यूज्ड फॉर वैलिडेशंस एंड कंपैरिजंस. जैसे आपको देखना हो कि ईमेल आईडी सही है या नहीं, है ना. तो ऐसे जो मैचिंग के लिए हम रेगुलर एक्सप्रेशंस यूज करते हैं. उसमें आपके फंक्शंस जो यूज होते हैं वो है पी रेग मैच एंड पी रेग मैच ऑल. पी मतलब पैटर्न. पैटर्न रेगुलर मैचिंग. इसमें हम पैटर्न पास करते हैं, स्ट्रिंग पास करते हैं. ठीक है. And where you have to search the pattern, array is optional. If this is not given, then it will return true or false. If given, then whatever search item it have given it will convert it into array and return it. So हम usually ये पास नहीं करते. हम सिर्फ मैच करते हैं पैटर्न और स्ट्रिंग को. अगर मैच होती है तो ट्रू, अगर मैच नहीं होती तो फॉल्स. ठीक है. इस सेट एक फंक्शन है जो सेशन वेरिएबल्स और कुकीज के साथ यूज होता है. जैसे आपको देखना है कि आपकी डॉलर कुकी टाइम या लॉग इन टाइम कुछ भी सेट है या नहीं. तो आप चेक कर सकते हो इफ इज सेट और ब्रैकेट में इसको पास कर दो. तो अगर इस पे कोई वैल्यू सेट हुई है तो ये ट्रू देगा, और अगर इस पे कोई वैल्यू सेट नहीं हुई है तो ये फॉल्स देगा. तो इस सेट यूजुअली हम सेशन वेरिएबल्स के साथ यूज करते हैं या कुकीज के साथ भी कर सकते हैं टू चेक कि उस नाम का कोई भी सेशन वेरिएबल या कुकी वेरिएबल ऑलरेडी क्रिएटेड है या नहीं है. ठीक है. और डिटेल्ड कुकीज के लिए आपके पास ये वाले नोट्स है. सो आप यहां से पढ़ोगे कि आपकी HTTP कुकी मतलब कुकीज एंड सेशंस क्या होते हैं. अगेन इट्स ऑल सेंट टू यू. ठीक है. तो कुकीज हम क्यों स्टोर करते हैं? कैन यू टेल मी, एनी वन ऑफ यू बताओ कुकी होती क्या है एंड व्हाई डू वी स्टोर कुकीज? कुकीज का जैसे आपको एक प्रोग्राम आया हुआ था ना खुशहाल, कि एक कोड लिख के दिखाओ टू काउंट द नंबर ऑफ विजिट्स टू द पेज. एक पेज कितनी बार ओपन हुआ है ना. अगर आपको ये चीज काउंट करनी है तो आप कुकीज के थ्रू कैसे करोगे? तो आप कैसे करोगे अगर आपको कुकीज के थ्रू करना है? It is used to store the temporary data and it is to improvise or it is to enhance the user experience. क्योंकि client की preference वगैरह हम store करके रख सकते हैं. Since client की preference and all stored रहेगी तो वहां से हम directly उसको fetch कर सकते हैं. ठीक है. Cookies are stored on the client machine and session variables are stored on the server. ठीक है. तो कुकी कहाँ पे स्टोर हो रही है? क्लाइंट पे. और सर्वर पे आपके सेशन वेरिएबल्स होते हैं. सो ये हम टेम्परेरीली स्टोर करते हैं क्लाइंट के ऊपर. इसका हम टाइम भी फिक्स कर सकते हैं कि इतने टाइम के बाद ये अपने आप इरेज हो जाए.
So in internet programming, a cookie is a packet of information sent from the server to the client and then sent back to the server each time it is accessed by the client. ठीक है? Cookies are transferred between server and client according to HTTP, but store कहाँ होती है ये? Client machine पे. ठीक है? How are they implemented? हमें कुकी में उसकी एक नेम और वैल्यू तो देना ही पड़ता है. तो जब आप सेट कुकी को कॉल करते हो तो आप एक नेम और वैल्यू तो दोगे ही दोगे. इसके अलावा अगर आप कुछ देना चाहते हो तो आप एक्सपायर्स बता सकते हो कि ये कुकी अपने आप से आपके सिस्टम से कब डिलीट हो जाएगी. कहाँ पर सेव होनी चाहिए उसका हम पाथ दे सकते हैं. ठीक है? एंड देन यू हैव डोमेन एंड सिक्योर. सो ये सारे पैरामीटर्स हैं. नेम तो देना ही पड़ता है. स्पेसिफाइज द नेम ऑफ द कुकी. वैल्यू भी देनी ही पड़ती है. ये ऑप्शनल है एक्सपायर. ठीक है, जैसे आपने दे दिया टाइम प्लस 3600 इंटू 24 इंटू 30. सो ये 30 दिन बाद एक्सपायर होगी. अगर आप सिर्फ टाइम प्लस 3600 करते हो तो एक ही दिन बाद एक्सपायर हो जाएगी. ठीक है, तो हम यहाँ पे बेसिकली सेकेंड्स ऐड करके दे रहे हैं. पाथ स्पेसिफाइज द सर्वर पाथ ऑफ द कुकी. ऑप्शनल है, नहीं भी दोगे तो स्टोर नहीं होगा वहां पे. ठीक है, नहीं तो आपके क्लाइंट की करंट डायरेक्टरी पे होगा. सो डोमेन क्या होता है? टू मेक द कुकी अवेलेबल ऑन ऑल सब डोमेन्स ऑफ example.com. जैसे example.com/abc पे भी यूज हो जाए, example.com/pqr पे भी यूज हो जाए. तो आप उसे जो वेबसाइट के नाम में जो डोमेन आता है वो यहाँ दे सकते हो. ठीक है, और सिक्योर लिखने का मतलब है हम उसको बता रहे हैं कि ये कुकीज बिल्कुल ही सिक्योर है. ये करने की जरूरत नहीं है कि ये कैसे गेट होता है. दिस इज नॉट टू बी डन. सो क्रिएट कैसे करते हैं हम? सो वी क्रिएट इट लाइक दिस. सेट कुकी ऐसे भी क्रिएट कर सकते हो, नहीं तो आप कुकी का ऑब्जेक्ट बना के फिर उसमें भी सेट कर सकते हो. सो जैसे इसने तो ऐसे क्रिएट किया, दिस इज वन वे, बट वी हैव अदर वे ऑफ क्रिएटिंग कुकी, दैट इज दिस वे. सो PHP में आपको कुकी क्रिएट करनी है तो आप ऐसे करोगे. आप फंक्शन कॉल करोगे सेट कुकी, पूरा का पूरा स्मॉल है, कुछ भी कैपिटल नहीं है इसमें. सेट कुकी के बाद आपको कुकी का नाम देना है, कॉमा आपको उसकी वैल्यू देनी है, फिर वो कब एक्सपायर हो. ठीक है, वो देना होता है, वो ऑप्शनल है. सो दिस इज हाउ वी क्रिएट. और जब रीड करना होता है तो आप उसको कुकी का नाम देके रीड कर सकते हो. ये जो कोड है ये सारी की सारी कुकीज को रीड कर रहा है. तो अगर आपको सारी की सारी कुकीज रीड करनी है तो आप लगा सकते हो फॉर ईच $_कुकी एज की एरो वैल्यू, क्योंकि ये कुकीज हो या सेशन वेरिएबल्स हो, ये सब एसोसिएटिव एरेज होते हैं. तो जो इनका नाम है वो एज की यूज होता है और जो वैल्यू है वो फेच होती है. तो ये सारी की सारी कुकीज की वैल्यूज आपको दिखा देगा की के साथ. पर हमें तो ऐसा नहीं करना. हमें क्या करना है? हमें एक कुकी बनानी है और हमें बताना है कि एक पेज कितनी बार यूज हुआ है. तो वो कोड मैं आपको करके दिखाती हूँ कि वो आप कैसे करोगे. ठीक है, सो यू हैव टू create a cookie and using that you have to tell कि you have to tell कि आपके नंबर ऑफ टाइम्स पेजेस रेफर हुआ है. डिलीटिंग अ कुकी में क्या करना होता है? आप सिर्फ सेट कुकी करो. अगर आपने टाइम दिया ही नहीं तो वो अपने आप ही कुकी डिलीट हो जाती है 1 सेकंड के बाद. या आप यहाँ पे नेगेटिव नंबर भी दे सकते हो तो भी आपकी कुकी डिलीट हो जाएगी. ठीक है, अब कुकी आपको क्रिएट करनी है तो आपने क्या किया? ये लिखा PHP. तो आपने यहाँ पर सबसे पहले तो चेक कर लिया. क्या चेक कर लिया? इफ इज सेट $_ कुकी एंड स्क्वायर ब्रैकेट में काउंट लिख दिया. ठीक है, तो अगर तो ये सेट है, अगर ये सेट है तो आप क्या करो? आप $n में इसकी वैल्यू को रीड करो. ठीक है, तो आपने यहाँ पर इसकी वैल्यू को रीड करा लिया. तो अब जो भी वैल्यू इसकी रीड होकर आई है उसको आपने 1 से इंक्रीज कर दिया और इसको अब आपने वापस सेट करा दिया. कुकी क्या है? काउंट. और इसमें सेट क्या हो जाए? n. और आप यहाँ पर टाइम भी दे सकते हो, दैट इज टाइम प्लस 3600 कि एक दिन के लिए बनी रहे. ठीक है, एल्स अगर वो सेट थी ही नहीं पहले से, अगर वो पहले से सेट नहीं थी तो आपने n में क्या लिया होता? सिंपली 1. और फिर भी आपको सेट तो करना ही है. तो सेट कुकी, कुकी का नाम होगा काउंट $n. सो यू कैन क्रिएट लाइक दिस. और आप यहाँ पर प्रिंट करा सकते हो एको पेज विजिटेड फॉर
$n times and then you can close the PHP code. इसको आप रन करके देख सकते हो. So ये कोड क्या करेगा? It will every time when you open this page, it will see कि कुकी बनी हुई है नहीं. अगर कुकी बनी हुई है तो वो उसी की वैल्यू को 1 से इंक्रीज कर देगा और फिर शो कर देगा. और अगर नहीं बनी हुई है तो it will create a cookie with the initial value as 1. ठीक है, बाकी आपको ये सब इतना कुकी का और करने की जरूरत नहीं है. इतना कुकीज के लिए बहुत है. Then you have to do सेशन वेरिएबल्स. ठीक है, सेशन वेरिएबल जब आप कोई वेबसाइट ओपन करते हो आपका सेशन शुरू होता है. जब तक आप वेबसाइट पे काम कर रहे हो आपका सेशन चल रहा है. आपने कई बार देखा होगा कि वेब पेजेस पे लिखा आता है योर सेशन टाइम्ड आउट. सो यू हैव टू लॉग इन अगेन एंड अगेन वर्क ऑन इट. सो वो चीज जो है वो सेशन वेरिएबल्स की हेल्प से मैनेज हो सकती है. ठीक है, व्हाई when should you use sessions? So when the need for data to be stored on the server, when unique session information for each user has to be maintained, transient data only relevant for short time, data does not contain secret information, it's similar to cookies but it is stored on the server. जैसे आप शॉपिंग करते हो तो आपकी जो कार्ट है वो कहाँ पे बनती है? वो कुकी पे भी बन सकती है. ठीक है, और वो सर्वर पे भी बन सकती है. सर्वर पे हम इसलिए बना सकते हैं कि सर्वर के पास रहे, तभी आपको कार्ट में मैसेजेस आते रहते हैं ना बार बार कि आपने ये कार्ट में डाला था, खरीदा नहीं. सो इट कुड बी स्टोर्ड विद द हेल्प ऑफ सेशन वेरिएबल. ठीक है, और ये जो पेज हिट जो मैंने कुकी से करके दिखाया है ये सेम चीज आपकी सेशन वेरिएबल से भी हो सकती है. बट जहां पे भी आपको सेशन वेरिएबल्स यूज करने हैं, दिस इज द लाइन यू हैव टू राइट ऑन द टॉप. सो फर्स्ट यू हैव टू स्टार्ट द सेशन बिफोर क्रिएटिंग द सेशन वेरिएबल्स. तो जैसे ही सेशन स्टार्ट कॉल होता है आपको एक सेशन आईडी अलॉट हो जाता है जो कुछ ऐसा दिखता है, पर हमें उसका कुछ नहीं करना. सो सेशन आईडी इज अलॉटेड. फिर इसमें वेरिएबल क्रिएट करने के लिए आप सिंपल $_session और डबल कोट्स में वेरिएबल का नाम लिखोगे इज इक्वल टू वैल्यू सेट कर दोगे. तो इसमें कोई सेट सेशन जैसा फंक्शन नहीं है जैसे सेट कुकी में होता है. यहाँ पे हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं और इसी वैल्यू से फेच भी कर सकते हैं. ठीक है, अब आपके पास रजिस्टरिंग सेशन वेरिएबल्स इज नॉट रिक्वायर्ड, बट आप रजिस्टर करा सकते हो पर जरूरत नहीं होती इसकी, ताकि ये ग्लोबली कहीं पे भी यूज हो सके आपकी वेबसाइट के अंदर. आपको याद होगा मैंने आपको सेशन वेरिएबल्स का वो पूरा प्रोग्राम बनाया था ना कि हम लॉग इन करते हैं तो हर पेज के ऊपर यूजर का नाम लिखा हुआ आता है. याद है सबको? ये जो मैंने अभी आपको हिट काउंटर कुकी से बना के दिखाया है, सेम चीज इन्होंने सेशन से बनाई हुई है. सेशन को स्टार्ट किया, इफ नॉट इज सेट, अगर सेट नहीं हुआ सेशन वेरिएबल तो सेशन वेरिएबल में 1 सेट कर दो, और अगर सेट हुआ है तो उसकी वैल्यू को 1 से इंक्रीज कर दो. सेशन वेरिएबल्स के साथ आप ऐसे प्लस प्लस कर सकते हो, कुकीज के साथ नहीं कर सकते थे, इसलिए उसको हमने पहले रीड किया, इंक्रीज किया, फिर वापस सेट किया. लॉजिक सेम है कि अगर सेट हुआ है तो 1 से इंक्रीज कर दो, अगर सेट नहीं हुआ है तो उसमें 1 पुट कर दो. ठीक है, सो सेशन यहां पर आपका सेट हो जाएगा. ठीक है, ये वाला एग्जांपल करने की जरूरत नहीं है. सेशन डिस्ट्रॉय फंक्शन को कॉल करके आप सेशन डिस्ट्रॉय कर सकते हो, और अगर सिर्फ एक सेशन वेरिएबल को आपको रिमूव करना है तो आप अनसेट फंक्शन यूज कर सकते हो. सो अनसेट फंक्शन की हेल्प से वी कैन रिमूव द सेशन वेरिएबल. ठीक है, सो दैट इज इट, दैट इज द थिंग जो हम यूज करते हैं कुकीज और सेशन वेरिएबल में. इसके डिफरेंसेस आपसे पूछे जा सकते हैं, और जो पूछा जा रहा है कोडिंग वाला क्वेश्चन वो मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है कि काउंट करके दिखाओ हाउ मेनी टाइम्स वी हैव विजिटेड द पेज. ये शॉर्ट नोट्स में ही आएगा. ये पीडीएफ मैंने भेज दिया कुशाल. आई हैव सेंट ऑल द पीडीएफ. मैं फिर भी चेक कर लूंगी इन केस एनीथिंग इज मिसिंग, तो आई विल सेंड यू. सो दिस इज इन योर यूनिट 2. ठीक है, सो ये सब आपका यूनिट 2 के अंदर है. और क्वेरी स्ट्रिंग हो तो क्वेरी स्ट्रिंग भी $_क्वेरी स्ट्रिंग से फेच हो जाती है. हम क्वेरी स्ट्रिंग को सेंड कर सकते हैं. अब आपके पास यूनिट 1 जो है, सो पीएचपी यूनिट 1 अगर आप देखते हो तो आपके पास पहले ये सारा थ्योरेटिकल पार्ट है, इंट्रोडक्शन टू वेब एप्लीकेशंस, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग एंड ऑल.
ठीक है, ये तो बिल्कुल बेसिक बेसिक थ्योरी है जो आपको याद करनी है। देन आपका इंट्रोडक्शन टू पीएचपी है और एरेज है। ठीक है, ये आपके एरेज का नोट्स है, आई हैव सेंट यू। एरेज आर वही सेम तरीके से बनते हैं। 3 तरह के एरेज आप पीएचपी में यूज करते हो, इंडेक्स एरे, एसोसिएटिव एरे एंड मल्टी डायमेंशनल एरे। ठीक है, इसके अलावा आपका यूनिट 1 जो है, एक सेकेंड, ये रहा। सो दिस इज योर यूनिट 1। इसमें आपका सारा है इंट्रोडक्शन टू पीएचपी, व्हाट डज पीएचपी डू, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग, कमांड लाइन स्क्रिप्टिंग, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ पीएचपी। ठीक है, इसमें पीएचपी इंस्टॉल कैसे होता है, फिर आपके पास इसमें वेब सर्वर वगैरह क्या होता है, फिर सारा शुरू से जो भी लैंग्वेज में होता है, कमेंट्स क्या हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, आइडेंटिफायर क्या होते हैं, कीवर्ड्स, ये सब आप सी में पढ़ चुके हो, जावा में पढ़ चुके हो, पाइथन में पढ़ चुके हो। इट्स एवरीथिंग विच यू हैव गॉन थ्रू सो मेनी टाइम्स, है ना। तो आपने इसको बहुत बार करा है। ठीक है, वही सारी चीजें यहाँ पर आपकी एक्सप्लेन्ड है। वेरिएबल कैसे बनते हैं, वेरिएबल रेफरेंस क्या होता है, ठीक है, गार्बेज कलेक्शन क्या होती है, एक्सप्रेशंस एंड ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं आपके, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हो गए, स्ट्रिंग कंकैटिनेशन, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, कंपैरिजन ऑपरेटर्स हो गए। ठीक है, ये सारे ऑपरेटर्स यहाँ पर मेंशन हैं। टाइप कास्टिंग ऑपरेटर्स हो गए, एक टाइप को दूसरे टाइप में कन्वर्ट कैसे करते हैं। सो ऑल द बेसिक स्टफ, इफ एल्स, फॉर लूप, फॉर ईच लूप, ये कैसे यूज होते हैं, ये सब यहाँ पर इसके अंदर गिवन है। ठीक है जी, सो ये मैं आपको भेज रही हूँ और आई विल बी अपलोडिंग दीज वन शॉट्स ऑन यूट्यूब। तो आई ऑब्वियसली जो यूट्यूब पे देखेंगे वो पूछेंगे मैम हमें ये नोट्स कहाँ से मिलेंगे। तो बेटा जो लोग कोर्स एनरोल्ड है उनको तो व्हाट्सएप पे मिल जाएंगे, लेकिन इफ यू वांट द नोट्स तो आपको ऐप डाउनलोड करनी है। ऐप डाउनलोड करके आपको सेमेस्टर 3 के कोर्स पे जाना है। ठीक है, सो यू हैव टू गो टू दी सेमेस्टर 3 कोर्स और उसमें आपको एक नोट्स फोल्डर मिल जाएगा, उसमें मैं इनको अनलॉक करके डाल दूंगी। तो अगर आपके किसी फ्रेंड वगैरह को भी चाहिए बच्चा तो आप उनको बता सकते हो। बाकी का कंटेंट असेसेबल नहीं होगा। ठीक है, अब तो 2 ही पेपर रह गए, बट या द स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड वो सेमेस्टर 4 का कोर्स मैं लॉन्च करूंगी आफ्टर अ वीक, अभी नहीं लॉन्च्ड है, तो वो आप बाद में एक्सप्लोर कर सकते हो। बट हियर आई विल पुट अ फोल्डर PHP यूनिट वाइज नोट्स। ठीक है, सो ये जो फोल्डर है दिस वुड बी अवेलेबल हियर। इसको डायनामिक वेब डिजाइनिंग में डाल देते हैं ना, तो इसमें से आप सीधा डायनामिक वेब डिजाइन पे ही जाना, जिसमें सारी वीडियोस हैं, या बाहर ही रहने देते हैं, चलो लेट इट बी आउटसाइड। ये बन गया है। सो जैसे ये आपके यूनिट 1 वाले हो गए एंड दिस आई एम गोइंग टू अनलॉक। ठीक है, तो अनलॉक्ड है मतलब इट इज अवेलेबल फॉर एवरीवन। सो इफ एनीवन वांट्स टू रेफर टू दीज फाइल्स कैन रेफर फ्रॉम हियर, आई विल अपलोड ऑल ओवर हियर, तो यहाँ से आपको मिल जाएगी। ऐप डाउनलोड करना है और इसमें कोर्स पे जाके यू विल गेट ऑल दिस। ठीक है, सो बेसिक्स ऑफ तो आपको पता ही है। इसके बाद एरेज के एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हुए हैं। सो पहला तरीका एरे बनाने का होता है एरे कीवर्ड की हेल्प से। आप वेरिएबल का नाम लिखोगे इज इक्वल टू एरे एंड देन राउंड ब्रैकेट में आप कितनी भी वैल्यूज यहाँ पे असाइन कर सकते हो। सो पहली वैल्यू ऑटोमेटिकली कहाँ होती है, पोजीशन 0 पे, अगली 1 पे, फिर 2 पे, फिर 3 पे। सो एरे हमेशा 0 से शुरू होते हैं। ठीक है, आप उनको रेफर कर सकते हो। एसोसिएटिव एरे इज लाइक डिक्शनरी इन पाइथन, कि आपके पास की होगी, उस की पे आपके पास वैल्यू होगी। तो एरे कीवर्ड तो हम यहाँ यूज करेंगे, बट हमारे पास यहाँ पर पहले की होगी और उस की के ऊपर वैल्यू होगी, फिर की होगी, फिर वैल्यू होगी। तो आपको जब उसको रेफर करना होगा तो आप उसकी की हेल्प से उसको रेफर कर सकते हो।
ठीक है, एंड देन आपके पास ये तो इंडेक्स ही आ गए, वही सब कुछ है। ट्रेवर्स करने के लिए वी हैव फॉर ईच लूप। सो जब भी एरेस या कलेक्शन को ट्रेवर्स करना हो तो आप फॉर ईच लूप लगाकर ट्रेवर्स कर सकते हो। पहले एरे का नाम लिखो, एज वेरिएबल का नाम लिखो। ये लूप उतनी बार चलेगा जितने आपके एरे में एलिमेंट्स हैं, और एक एक करके वो एलिमेंट्स आपके वेरिएबल में आते जाएंगे। ठीक है, एरे की लेंथ देखनी हो तो आपके पास काउंट फंक्शन होता है विच टेल्स यू द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द एरे। ठीक है, ये एसोसिएटिव एरे का एग्जांपल आ गया। इसको भी आप जब ट्रेवर्स करते हो तो ऐसे लिखोगे यहाँ पर। सो एरे का नाम एज, पहले वेरिएबल जिसमें की आएगी, फिर ऐसे एरो, फिर जिसमें वैल्यू आएगी, फिर आप उनको अपने लूप के अंदर यूज कर सकते हो। ठीक है, सो एरे फंक्शन तो होता ही है एरे क्रिएट करने के लिए। एरे चेंज की केस, अगर आपको कीज को लोअर केस या अपर केस में कन्वर्ट करना हो इन केस ऑफ एसोसिएटिव एरेस, तो आप यूज कर सकते हो। एरे चंक, अगर आपको एरे का कुछ पार्ट निकालना है, यू हैव टू टेक आउट सम पार्ट ऑफ द एरे, तो हम एरे चंक यूज कर सकते हैं। एरे का नाम बताएंगे और हम साइज बताएंगे कि कितने एलिमेंट्स में आपने उसको डिवाइड करना है। तो आपने एरे चंक सैलरी कॉमा 2 कर दिया, तो आपके पास दो हिस्से हो गए। पहले 2 एलिमेंट्स एक पार्ट में आ गए, फिर बचा ही एक है अब, तो वही रहेगा एंड में आपके पास। सॉर्ट से आप डेटा को सॉर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो आपका डेटा इंक्रीजिंग ऑर्डर में बाय डिफॉल्ट सॉर्ट होके आता है। इफ यू वांट इट इन रिवर्स ऑर्डर तो आप एरे रिवर्स फंक्शन यूज कर सकते हो, सो इट विल बी कमिंग इन द रिवर्स ऑर्डर। ठीक है, सर्च कर सकते हैं एरे के अंदर हम जो भी वैल्यू हमें ढूंढनी है। सो इफ इट इज फाउंड, जैसे स्प्रिंग को हमने सर्च किया तो स्प्रिंग जहां पे भी मिलेगा उसकी पोजीशन जो है वो की में आ जाएगी, और फिर आप उस की को प्रिंट कर सकते हो। ठीक है, आपके पास दो एरेज हैं, आप देखना चाहते हो उसमें कॉमन क्या क्या है। सो इंटरसेक्शन यही होता है ना, इंटरसेक्शन सेट्स के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म होता है। सो इंटरसेक्शन का मतलब है वी वांट टू गेट दी कॉमन एलिमेंट्स। तो आपने दो एरेज के या तीन चार एरेज भी आप लिख सकते हो, उनमें जो भी कॉमन एलिमेंट्स होंगे वो आपको वो दे देगा इन द फॉर्म ऑफ अ न्यू एरे। ठीक है, अब इंटरसेक्ट हो गया आपका, बस दैट्स इट। सो ये मल्टी डायमेंशनल एरेस भी होता है, वो मैंने आपको एक और नोट्स दिए थे उसमें ऑलरेडी है। सो मल्टी डायमेंशनल मतलब आप 2D एरे या 3D एरे भी बना सकते हो, और फिर आप उनको भी प्रोसेस कर सकते हो। तो 2D एरे जरूर पढ़ना है क्योंकि उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। PHP config is a system file, विशिष्ट। ठीक है, it's a system file which is required for all the PHP configuration settings। जो गेट है बेटा चारू, वो आपका एक तरीका है डेटा को फेच करने का जो यूजर से आ रहा है, मतलब जो क्लाइंट से आ रहा है। ठीक है, पर क्लाइंट से डेटा या तो गेट से आ सकता है या पोस्ट से आ सकता है। अब अगर आप श्योर नहीं हो, ठीक है, आप श्योर नहीं हो कि वहां से गेट से भेजा गया या पोस्ट से भेजा गया, क्योंकि वो तो HTML वाली जगह पे लिखा जाता है ना, मेथड इज इक्वल टू गेट और मेथड इज इक्वल टू पोस्ट। लेट्स से यू आर द बैक एंड डेवलपर एंड यू डोंट नो कि जिसने वो HTML वाला फ्रंट एंड डिजाइन किया है उसने वहां से गेट से भेजा है या पोस्ट से भेजा है, तो आप क्या कर सकते हो, सीधा रिक्वेस्ट लिख के डेटा को फेच कर सकते हो। यू कैन डायरेक्टली राइट रिक्वेस्ट। अब मुझे ये पता है कि यूजर आईडी आ रहा है, बट मुझे ये नहीं पता कि यूजर आईडी गेट से आ रहा है, क्योंकि अगर वो यूजर आईडी उसने पोस्ट से भेजा है और मैं गेट लगा दूंगी तो नहीं आएगा, है ना। या अगर उसने पोस्ट से भेजा होगा, मतलब अगर आप सेम चीज यूज नहीं करोगे तो नहीं आएगा ना। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं सीधे यहाँ पे क्या कर सकती हूँ, रिक्वेस्ट से फेच कर लेती हूँ। अब चाहे गेट से भेजा हो या पोस्ट से भेजा हो, रिक्वेस्ट से तो आपका रीड हो ही जाएगा, क्योंकि रिक्वेस्ट क्लाइंट से सर्वर पे आती है। तो जो भी डेटा क्लाइंट से सर्वर पे आ रहा है वो रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट की हेल्प से फेच हो सकता है। तो अगर ऐसा कंफ्यूजन वाला केस हो, सो इट्स ऑलवेज बेटर कि हम रिक्वेस्ट यूज करके फेच कर लें, तो वहां पर हमें कभी ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्लियर? और कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो।
right? यस विशिष्ट, उसका भी वही जो थोड़ा सा 2-4 लाइन का पार्ट है वही पता होना चाहिए। फाइल अपलोड का जो कोड है, आई हैव सेंट इन व्हाट्सएप। डाउनलोड का कोई कोड नहीं होता, डाउनलोड तो अपने आप होती है ना क्लाइंट पे। डाउनलोड के लिए कोई कोड नहीं होता, वो तो पीडीएफ फाइल आप जब ओपन करते हो उसमें डाउनलोड की ऑप्शन अपने आप आ जाती है। उसका कोड अलग से नहीं चाहिए होता। अपलोड का कोड आप करते हो, क्लाइंट जो है वो फाइल अपलोड कर रहा है, वो मुझे अपने सर्वर पे स्टोर करानी है। डाउनलोड के लिए तो मेरे को सिर्फ उसका लिंक देना है फाइल का, वो खुल जाएगी क्लाइंट पे, फिर क्लाइंट अपने आप सेव कर लेगा। चलो इसको पढ़ो अच्छे से, जो भी डाउट्स होंगे व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हो, रात को फिर क्लास रखेंगे जिसमें आप लोग अपने डाउट्स पूछ सकते हो, ठीक है।
टाइम वुड बी 8:30 और 9 o'clock, 9 बजे के आसपास, 9 बजे के आसपास, अराउंड 9 o'clock, ठीक है।